हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को, हमारे डेली करंट अफेयर को, और यहां पर हम 27 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड तक सेशन को देखिए, इंटरेस्टिंग सेशन है, आखिरी तक बने रहिएगा। और पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, चेकआउट कीजिए। मॉक टेस्ट भी आपको डेली करंट अफेयर का मिल जाएगा क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर। काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस, फ्री पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, तो चेकआउट कीजिएगा। तब तक हम चलते हैं हमारे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर। देखें, वर्ल्ड्स बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026 में भारत के लिए सबसे ऊंची रैंक किस शहर ने हासिल की है? तो एक इंडेक्स को हाल ही में जारी किया गया जिसका नाम है वर्ल्ड्स बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026। 2026 के लिए यह इंडेक्स है। इसमें वर्ल्ड की सिटीज को रैंक किया गया है कि बेस्ट सिटी कौन सी है। अब किस आधार पर देखा जाता है कि बेस्ट सिटी कौन सी है? तो अलग अलग डायमेंशन है, जैसे रहन सहन का स्तर देखा जाता है, इन्वायरमेंट कितना अच्छा है, हेल्थ सेक्टर कितना ज्यादा अच्छा है, एजुकेशन उस शहर में कितनी अच्छी है, लोग कितना ज्यादा वहां पर अपने आप को सेफ फील करते हैं, सिक्योर हैं, रात में अपने आप को सेफ फील करते हैं। तो इन सभी अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। 2026 के लिए ये जो रैंक आई है ना, इसमें 270 से ज्यादा सिटीज को इंक्लूड किया गया है, उनका मूल्यांकन किया गया और टॉप 100 की एक रैंक निकाली गई। अब इसमें आपको पता है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सिटी की रैंक दी गई है लंदन को, यूनाइटेड किंगडम का शहर है। लंदन बेस्ट सिटी हो गई। यहां पर इंडिया की सिटी की बात कर रहे हैं कि सबसे ऊंची रैंक किसकी है, तो यह दी गई है बेंगलुरु को, कर्नाटक का शहर है। बेंगलुरु इस इंडेक्स में 29th रैंक पर है, 29th रैंक है, लेकिन इंडिया में सबसे टॉप का शहर यही है जिसको रैंक किया गया है वर्ल्ड्स बेस्ट सिटी इंडेक्स में। अच्छा, इंडेक्स कौन जारी करता है? तो एक संस्था है जिसका नाम है रिपोर्ट रिसोनेंस कंसल्टेंसी। कनाडा की एक ग्लोबल कंसल्टेंसी है, एक एनजीओ की तरह कार्य करती है, और यही रिपोर्ट पब्लिश करती है कि वर्ल्ड का सबसे रहने लायक शहर या बेस्ट सिटी कौन सी है। इसके लिए ये अदर संस्थाओं के साथ मिलकर वर्ल्ड्स बेस्ट सिटी इंडेक्स को जारी करती है। 2026 का जो इंडेक्स आया है, 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाले 270 सिटीज को यहां पर मूल्यांकन किया गया। 2025-26 के लिए रहने योग्य सबसे बेस्ट सिटी की रैंक में लंदन पहले स्थान पर रखा गया। और यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि लगातार 11वें साल इस इंडेक्स में लंदन ही पहले स्थान पर है। तो यूनाइटेड किंगडम का लंदन पहले स्थान पर वर्ल्ड्स बेस्ट सिटी इंडेक्स में। सेकेंड पर रखा गया यूएसए के न्यूयॉर्क को, और थर्ड पर रखा गया फ्रांस के शहर पेरिस को। टॉप 10 की बात करें ना, तो इसमें एशिया के 2 शहर हैं, केवल 2। एक तो हमको देखने को मिलता है टोक्यो जापान, और एक सिंगापुर। ये 2 शहर एशिया के हैं जो कि टॉप 10 में है। इंडिया की सिटीज की रैंक में सबसे टॉप पर आ जाता है बेंगलुरु, 29th रैंक पर। इसके अलावा जो टॉप 100 में अदर शहर इंडिया के हैं, तो बेंगलुरु के बाद मुंबई रखा गया है 40 रैंक पर, फिर दिल्ली आता है 54th रैंक पर, और फाइनली हैदराबाद 82 रैंक पर रखा गया टॉप 100 की लिस्ट में। रिपोर्ट जारी की जाती है रिपोर्ट रिसोनेंस कंसल्टेंसी के द्वारा। कनाडा के वैंकूवर में इसका हेडक्वार्टर है, और यह संस्था 2007 से काम कर रही है, एक ग्लोबल कंसल्टेंसी कंपनी है, और यही बेस्ट सिटी इंडेक्स को जारी करती है। 2026 के इंडेक्स में सबसे बेस्ट सिटी कौन? लंदन। इंडिया की सबसे बेस्ट सिटी कौन? बेंगलुरु, रैंक 29। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में लचित बोरफुकन की 403वीं जयंती मनाई गई, यह क्रांतिकारी भारत के किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। लचित बोरफुकन बहुत ही फेमस क्रांतिकारी है, काफी इनसे एसएससी ने क्वेश्चन पूछे। तो लचित बोरफुकन की 24 नवंबर को 403वीं जयंती मनाई गई, 24 नवंबर को। लचित बोरफुकन की बात करें तो ये आते हैं, ये जो क्रांतिकारी हैं भारत के असम राज्य से आते हैं। ठीक है, लचित बोरफुकन। हालांकि मुगलों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी है। असम में एक किंगडम देखने को मिलता है अहोम साम्राज्य, या अहोम किंगडम हम बोल लें, इसके सेनापति थे लचित बोरफुकन। ठीक है। कभी अहोम साम्राज्य पर मुगलों का आक्रमण हुआ था जब औरंगजेब का शासन था।
हम बात करेंगे। लचित बोरफुकन 403वीं जयंती मनाई गई कब? 24 नवंबर को। 24 नवंबर 1622 में असम के चराईदेव जिले में इनका जन्म हुआ था। आपको पता है असम में ही ये जो चराईदेव मोईदाम है, मोईदाम, ये भारत का 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। असम में राजाओं के साम्राज्य के एक मैदान है जहां पर राजा के परिवार के जो हैं, शाही परिवार के लोग हैं, उन्हें दफनाया जाता था उस वक्त। तो ये जो हिस्टोरिकल प्लेस है चराईदेव मोईदाम, इंडिया का 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वैसे आपको पता है इंडिया में वर्तमान में 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2025 में अभी मराठाओं के 12 किले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो अभी 12 किले मराठाओं के शामिल हुए, 11 तो महाराष्ट्र में हैं, एक जिंजी फोर्ट है तमिलनाडु में। तो ये सारे किले मिलाकर मराठा साम्राज्य के जो किले हैं उनको मिलाकर 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी। 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी इंडिया की चराईदेव मोईदाम असम राज्य में। तो लचित बोरफुकन का जन्म जो है असम के चराईदेव में हुआ था 24 नवंबर 1622 को। अहोम किंगडम के संस्थापक जिन्होंने अहोम साम्राज्य की स्थापना असम और आसपास के क्षेत्रों में की थी, सुकाफा थे। आगे चलकर बहुत सारे शासक रहे और 1228 से ऑलमोस्ट 1826 तक अहोम साम्राज्य ने असम और नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग रीजन में शासन किया। एक मुगल साम्राज्य में जब औरंगजेब का शासन था तब औरंगजेब के सेनापति ने आक्रमण किया था और मुगल एम्पायर ने आक्रमण किया था अहोम किंगडम पर। उस वक्त 1671 में सरायघाट का युद्ध हुआ था। किसके मध्य में? अहोम किंगडम के बीच में और मुगल साम्राज्य के मध्य में। इस वक्त जब सरायघाट का युद्ध हुआ, ईयर क्या है? 1671। सरायघाट का युद्ध ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम के गुवाहाटी में सरायघाट नाम के प्लेस पर, ये जो क्षेत्र है सरायघाट नाम का, ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है असम के गुवाहाटी में। और यहीं पर सरायघाट का युद्ध 1671 में हुआ। अहोम साम्राज्य में उस वक्त शासक थे चक्रध्वज सिंह और इनके सेनापति थे लचित बोरफुकन। और इधर मुगल एम्पायर की बात करें तो यहां पर शासक थे औरंगजेब और इनके सेनापति थे राम सिंह प्रथम, जो कि आमेर के शासक थे। तो इनका आक्रमण हुआ था और युद्ध चला और इसमें अहोम साम्राज्य की विजय होती है। तो लचित बोरफुकन असम से आते हैं, बहुत ही फेमस क्रांतिकारी असम के, भगवान की तरह पूजा जाता है असम में। इनका एक स्टेचू इनॉग्रेट हुआ था 2024 में। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इनके स्टेचू को इनॉग्रेट किया था। 125 फीट ऊंचा ये कांस्य की प्रतिमा बनाई गई थी। इनकी एक स्टेचू है और स्टेचू का नाम है इनका स्टेचू ऑफ वैलोर। किसका स्टेचू है? लचित बोरफुकन का। किस राज्य में? भारत के असम राज्य में। ठीक है, लास्ट ईयर ही इसका इनॉग्रेशन किया गया है, मार्च 2024 में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। क्वेश्चन हमारा लचित बोरफुकन की जयंती से है, तो 403वीं जयंती मनाई गई 24 नवंबर को। ठीक है, और ये हो गई प्रतिमा। देखिए प्रतिमा जो है ना लचित बोरफुकन की स्टेचू ऑफ वैलोर, कहां पर? असम में। 125 फीट ऊंची है। इसमें से 84 फीट की तो प्रतिमा है और नीचे का जो बेस है वो 41 फीट का है। ये यहां पर देखो, और ये जो प्रतिमा है लचित बोरफुकन की। पूर्वोत्तर का शिवाजी कहा जाता है लचित बोरफुकन को, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट काफी हो जाते हैं। पूर्वोत्तर के शिवाजी, इनका जो स्टेचू है स्टेचू ऑफ वेलोर, ये मूर्तिकार राम वी सुतार के द्वारा डिजाइन किया गया था। इजी, आगे आते हैं। 2025 में डेविस कप का खिताब किसने जीता है? पहला क्वेश्चन तो ये कि डेविस कप किस खेल से संबंधित टूर्नामेंट है? तो टेनिस से संबंधित टूर्नामेंट है। जो पुरुष टेनिस टूर्नामेंट है, ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करती, केवल पुरुषों की टेनिस टूर्नामेंट है। डेविस कप टीम के रूप में खेला जाता है, टेनिस खिलाड़ियों के बीच में अलग अलग देशों की टेनिस टीम यहां पर पार्टिसिपेट करती है। 2025 में डेविस कप का खिताब जीता है इटली ने। इटली ने फाइनल में स्पेन को हराकर 2-0 से स्पेन को हराया और इटली ने लगातार तीसरी बार डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। तो विनर हो जाता है इटली और रनर अप हो जाता है स्पेन। इटली का ये चौथा खिताब है, लेकिन लगातार तीसरी बार है, क्योंकि इटली ने पहली बार ये खिताब जीता था 1976 में। उसके बाद लंबा एक सूखा पड़ा, मतलब
इटली ने बहुत मेहनत की, लेकिन काफी सालों तक कोई खिताब इटली को नहीं मिला। और ऑलमोस्ट 47 ईयर के बाद फिर 2023, ठीक है, 2024 और अब 2025, ये 3 साल लगातार इटली ने इस खिताब को अपने नाम किया है। इसके पहले 1976 में जीता था। तो चौथा खिताब है इटली का। यहां पर एक और फैक्ट है कि यूएसए ने लगातार 3 बार डेविस कप का खिताब जीता हुआ है। तो इटली दूसरी ऐसी टीम हो जाती है जिसने लगातार 3 बार डेविस कप का खिताब जीता है। यूएसए ने 1968 से 1972 लगातार 5 साल डेविस कप का खिताब जीता है। अभी तक किसी भी टीम ने इतनी बार लगातार यह खिताब नहीं जीता है। यूएसए ने 5 बार जीता है। 3 बार तो लगातार हो ही जाता है, फिर 5 बार जीता है तो सेकेंड ऐसी टीम जिसने 3 बार लगातार डेविस कप का खिताब जीता इटली हो गई। ठीक है, 2025 के टूर्नामेंट में विनर इटली, रनर अप स्पेन। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुराना मेंस टीम टेनिस कंपटीशन है। दुनिया की सबसे पुरानी टेनिस टीम कंपटीशन है। 1900 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। हर देश अपनी मेंस टेनिस टीम को यहां पर भेजता है। इंडिया भी यहां पर काफी बार पार्टिसिपेट कर चुका है और इंडिया 3 बार डेविस कप के फाइनल में भी पहुंचा है। हालांकि आज तक इंडिया की मेंस टेनिस टीम कभी भी डेविस कप का खिताब नहीं जीत पाई, लेकिन 3 बार हम फाइनल में गए हैं, 1966, 1974 और 1987, और उसके बाद तो हम फाइनल में भी नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो 2025 में डेविस कप मेंस टेनिस टूर्नामेंट का खिताब विनर कौन? इटली। रनर अप कौन? स्पेन। आगे चलें, ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आप सभी को। आप सभी के लिए कंप्लीट जीके जीएस की ऑल सब्जेक्ट ई बुक कलेक्शन आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर एग्जाम में आपको फाउंडेशन तैयार करने में ये बहुत ही मदद करेगा। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ई बुक कलेक्शन है, बाइलिंगुअल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है और डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कीजिए। ठीक है, जितने भी जीएस के सब्जेक्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट आपको यहां पर मिल जाएंगे। डन, चलिए आगे आते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 आयोजन होने वाला है इंडिया और श्रीलंका में संयुक्त रूप से, और आईसीसी ने हाल ही में इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रोहित शर्मा को। पहली बार है कि आईसीसी ने किसी एक्टिव क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं आईसीसी के किसी टूर्नामेंट का, यह पहली बार हुआ है। तो रोहित शर्मा ऐसे पहले एक्टिव क्रिकेटर, मतलब जिन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया, खेल रहे, ऐसे पहले एक्टिव क्रिकेटर हैं जिनको आईसीसी ने किसी टूर्नामेंट के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो रोहित शर्मा हो जाते हैं ये। महाराष्ट्र से आते हैं रोहित शर्मा, मुंबई से। अर्जुन अवार्ड रोहित शर्मा को खेलों में इनके योगदान के लिए 2015 में दिया जा चुका है, और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि अब मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है, 2020 में दिया गया था रोहित शर्मा को। तो अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये रोहित शर्मा को मिल चुके हैं। महाराष्ट्र से आते हैं, इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के। तो इंडिया और श्रीलंका में संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। टूर्नामेंट की शुरुआत होगी 7 फरवरी 2026 में। आपको पता है 2019 में आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब भी जीता था रोहित शर्मा ने। वैसे आईसीसी के काफी सारे खिताब हैं इनके, लेकिन वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब इनको 2019 में दिया गया था। यहां पर हम 2026 की जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है 2026 का नेक्स्ट ईयर जो होगा वो इंडिया और श्रीलंका में होगा। ये जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है जिसके ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने हैं, ये 10th एडिशन होगा T20 वर्ल्ड कप का। लास्ट ईयर 2024 में 2 साल में एक बार आयोजित होता है T20 वर्ल्ड कप। तो लास्ट ईयर 2024 में T20 वर्ल्ड कप के 9th एडिशन का आयोजन किया गया था। वेस्ट इंडीज और यूएसए ने संयुक्त रूप से इसे होस्ट किया था। 20 टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया और यहां पर इंडिया विनर रहा था। फाइनल में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर यह खिताब जीता था। ठीक है, तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का खिताब 2024 में इंडिया ने जीता। आपको पता है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी और पहला खिताब भी इंडिया ने ही जीता था।
मतलब इंडिया 2 बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में रहे थे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में विराट कोहली, 76 रन की पारी खेली थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है जसप्रीत बुमराह ने, इंडिया के प्लेयर है। 1909 में अगर हम आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की स्थापना की गई थी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में देखने को मिलता है और जय शाह वर्तमान में चेयरमैन है आईसीसी के। आगे चलिए, 14490 हेल्पलाइन किसके द्वारा लॉन्च की गई है? 14490 इस हेल्पलाइन को जारी करने का श्रेय दिया जाता है नेशनल कमीशन फॉर विमेन को, राष्ट्रीय महिला आयोग को। 24x7 महिलाओं की सेफ्टी के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक हेल्पलाइन नंबर को जारी किया और यह हेल्पलाइन नंबर है 14490। देश भर में मुश्किल में फंसी हुई जितनी भी महिलाएं हैं, किसी भी उत्पीड़न का शिकार हुई हो, मुश्किल में फंसी हो, है ना, उनके लिए जल्दी से जल्दी मदद पहुंचाने के लिए 14490 हेल्पलाइन नंबर को महिलाओं की सुरक्षा के लिए नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के द्वारा जारी किया गया। 24x7 ये एक्टिव रहेगी। हिंसा के खिलाफ, उत्पीड़न या किसी भी परेशानी के केस में इस शॉर्ट कोड पर तुरंत मदद महिलाओं को मिल सकती है। देखिए, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ना, उनका पहले भी एक हेल्पलाइन नंबर था, लेकिन वो तो 10 डिजिट का नंबर है, याद नॉर्मली नहीं होता है हर व्यक्ति को, और जब किसी ऐसी समस्या में कोई फंसा हो तो उस वक्त तो और याद नहीं आता, इसीलिए इसे शॉर्ट किया गया। 5 नंबर का हेल्पलाइन नंबर है 14490 या 14490। ठीक है, तो महिलाएं इस पर मदद मांग सकती है। घरेलू हिंसा है, किसी भी दहेज के खिलाफ या कोई भी अदर उनके साथ अत्याचार होता है तो जल्द से जल्द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन महिलाओं तक इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मदद पहुंचा सकती है। अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा देखें ना महिलाओं पर अत्याचार का, तो यह कहता है कि 2023 में पूरे भारत में महिलाओं के खिलाफ 4.5 लाख क्राइम रिपोर्ट किए गए। ये वो क्राइम है जो कि रिपोर्ट हुए हैं, जो रिपोर्ट नहीं हुए वो तो इससे डबल या तिवल मानो आप। तो ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है। 2023 में 4.5 लाख क्राइम के केस रिपोर्ट किए गए महिलाओं के खिलाफ। इसमें सबसे ज्यादा असुरक्षित सिटी है महिलाओं के लिए दिल्ली, लगातार 3 साल से। स्टेट वाइज रैंकिंग देखें तो सबसे ज्यादा, है ना, महिलाओं के लिए अनसेफ स्टेट की बात करें तो यूपी है, सेकंड पर आता है महाराष्ट्र और थर्ड पर आता है राजस्थान। अगर हम राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की बात करते हैं जो कि महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करता है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी को हुई थी, इसलिए 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2025 में 33वां स्थापना दिवस मनाया गया राष्ट्रीय महिला आयोग का, और ये जो स्थापना दिवस था 2025 में, इसकी थीम रखी गई नारी तू नारायणी। अच्छा, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक स्टेचुरी बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट में बिल के माध्यम से इसका निर्माण किया गया, इसका गठन किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990 लाया गया था पार्लियामेंट में, और इसके आधार पर 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। इसलिए 31 जनवरी 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग का 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1992 में स्थापना। इसकी पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी और वर्तमान में अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की विजया रहाटकर 2024 से। अब जो 33वां स्थापना दिवस था उस दिन 31 जनवरी 2025 को विजया रहाटकर की लिखी एक बुक को भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम था कर्मयोगिनी वीरांगना। अहिल्याबाई होलकर के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके साहस के माध्यम से महिलाओं की लीडरशिप को इस बुक में बताया गया। तो विजया रहाटकर की बुक है, इसी साल लॉन्च हुई है 2025 में, कर्मयोगिनी वीरांगना। विजया रहाटकर कौन है? नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की अध्यक्ष, और इसी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 14490। ठीक है, यह है हेल्पलाइन नंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे। चर्चित सह्याद्री सिंधुरा किस चीज की नई वैरायटी है? सह्याद्री सिंधुरा ये एक नई किस्म है चावल की, रेड राइस की, लाल चावल की नई किस्म है सह्याद्री सिंधुरा। कर्नाटक के शिवमोगा में एक यूनिवर्सिटी है,
केलादी शिवप्पा नायक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल साइंस। इसके द्वारा बारीक दाने वाली लाल चावल की एक किस्म को विकसित किया गया है और इसी को नाम दिया गया सह्याद्री सिंधुरा। चावल की दो किस्म के क्रॉस ब्रीडिंग से इसको तैयार किया गया है, एक है ज्योति और एक है बिलिया। तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि ज्योति और बिलिया किसकी किस्म है? चावल की। इनकी क्रॉस ब्रीडिंग से जिस नई राइस की वैरायटी को डेवलप किया गया वो है सह्याद्री सिंधुरा। इसकी विशेषता है हाई प्रोटीन, जिंक और आयरन इसमें देखने को मिलता है। तो एक तो हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट करता है चावल की ये जो नई किस्म है, और इसके अलावा जब इसका टेस्ट किया जा रहा था तो ऐसी भूमि जो कि सॉरी जो कि आर्द्र भूमि है या फिर जो जिन पर सिंचाई की व्यवस्था है, ऐसी भूमि पर प्रति हेक्टेयर 53 से 54 क्विंटल की उपज इस पे ली गई थी जब इसको टेस्ट किया गया था। मतलब अगर हम देखें, अगर किसान इसको उगाता है तो वो भी अच्छी खासी फसल ले लेगा। जो नॉर्मल राइस होता है उससे ज्यादा फसल उसको प्रति हेक्टेयर पर मिल जाएगी सह्याद्री सिंधुरा की। तो चावल की किस्म है। ओके, इस वैरायटी को ऐसे डेवलप किया गया, ऐसे विकसित किया गया है कि ब्लास्ट डिसीज से भी ये लड़ सकती है। इस वैरायटी में ब्लास्ट डिसीज का भी खतरा नहीं है ना। चावल में होने वाली एक रोग है ब्लास्ट रोग, तो इसके खिलाफ डेवलप किया गया है सह्याद्री सिंधुरा को। चावल की एक किस्म है रेड राइस की। भारत की माहे क्लास की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल का क्या नाम है? इंडियन नेवी को माहे क्लास की 8 वेसल दी जाने वाली है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल मतलब युद्धपोत दिए जाने वाले, माहे क्लास के 8। पहला इंडियन नेवी को मिल चुका है और इसका नाम है आईएनएस माहे। नाम भी वही है और क्लास भी वही। आगे जो आएगी उनके नाम अलग होंगे, पर माहे क्लास की स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल जो कि पहली इंडियन नेवी को मिली, इसका नाम है आईएनएस माहे। इंडियन नेवी में इसको शामिल किया गया है, कमीशन किया गया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। 8 जो वेसल है उनका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट मिल जाएंगे जो हमारी नेवी है उनको। अभी पहला बना है, 8 और बनाएगी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। 4 से 5 साल में 8 की 8 इंडियन नेवी में कमीशन कर दिए जाएंगे। तो ये माहे क्लास की एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, वेसल है, पहली है जिसका नाम है आईएनएस माहे, जिसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया। इसकी विशेषता है कि दुश्मन की सबमरीन को सोनार से डिटेक्ट कर सकती है ना, टॉर्पेडो और रॉकेट से हमला कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, और कोस्टल सिक्योरिटी और हमारी जो समुद्री रास्ते हैं उनकी निगरानी में इसका यूज किया जा सकता है। आईएनएस माहे की लेंथ 77 मीटर है, 900 टन इसका वजन है, और 25 नॉट्स मतलब लगभग 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यह चल सकती है। आईएनएस माहे माहे क्लास की पहली वेसल इंडियन नेवी को दी गई है। इसके पहले आपको पता है इसी साल 8 मई 2025 को इंडियन नेवी को एक एंटी सबमरीन शेलो वाटर शिप भी मिली थी। यह पहली थी इंडिया में, इंडियन नेवी के पास, आईएनएस अर्नाला। और इसके बाद दूसरी कुछ 1-2 महीने बाद मिली जिसका नाम था आईएनएस एंड्रोथ। अगर हम आईएनएस एंड्रोथ की बात करें तो ये जो नाम मिला है ना, ये लक्षद्वीप का एक द्वीप है एंड्रोथ नाम से, उसके नाम पर आईएनएस एंड्रोथ का नाम रखा गया है। तो ये भी 8 एंटी सबमरीन शिप है, शेलो वाटर शिप है। इनका निर्माण किया जा रहा है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि कलकत्ता की कंपनी है, कलकत्ता से ऑपरेट करती है, कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये इंडिया की पहली थी। शेलो वाटर समझते हैं, उथला पानी, मतलब कम पानी में भी ये रह सकती है और किसी दूसरी सबमरीन को डिटेक्ट करके उनको उस पर हमला कर सकती है और नष्ट कर सकती है। तो मई में इंडियन नेवी में कमीशन की गई थी इंडिया की पहली एंटी सबमरीन शेलो वाटर शिप आईएनएस अर्नाला। ऐसी 8 मिलना है, तो दूसरी फिर मिली आईएनएस एंड्रोथ। अभी बाकी की 6 इस सीरीज की भी बाकी है। कुमारी कमला, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थी? कुमारी कमला
ये भारत की तमिलनाडु राज्य की रहने वाली थी। हालांकि अभी तो काफी समय से 1980 के बाद ये अमेरिका में रह रही थी और अमेरिका में ही इनका निधन हुआ है। लेकिन ये जिस शास्त्रीय नृत्य शैली को इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई, ये है भरतनाट्यम। भारत के तमिलनाडु में भरतनाट्यम फेमस है, आपको पता है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। तो भरतनाट्यम के लिए जानी जाती थी कुमारी कमला। ठीक है, तो मशहूर नृत्यांगना, भारतीय फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में इनको काफी पहचान मिली। भरतनाट्यम नृत्य की नृत्यांगनाएं 91 ईयर की एज में अमेरिका में इनका निधन हो गया। जन्म तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था 1929 में। अपने करियर में इन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 1940 से 1960 का जो डिकेड था उसमें भरतनाट्यम को इन्होंने सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलवाई। एक सिंगल नाम चलता था इनका इन 20 सालों में भरतनाट्यम में। कौन है ये है कुमारी कमला। ठीक है, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा ऐसी 100 से ज्यादा मूवियों में इन्होंने काम किया, डांस सिखाया है भरतनाट्यम के लिए। और भरतनाट्यम की एक शैली के लिए 1970 में ये शिक्षिका बनी थी और इसने इस शैली को प्रचारित किया था जिसका नाम है वजुवुर शैली। तो ये एक और क्वेश्चन बनता है कि वजुवुर शैली किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य और इसी की नृत्यांगना कुमारी कमला का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कुमारी कमला को कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। कैजुअली भरतनाट्यम की भी बात कर लें तो एक क्लासिकल डांस है। शास्त्रीय नृत्य कहां का? तमिलनाडु का। तमिलनाडु राज्य से जुड़ा हुआ है। पहले जो मंदिरों में है ना इस डांस को किया जाता था, क्योंकि भरतनाट्यम की बात करें ना तो ये भारत के कल्चर को, धार्मिक परंपराओं को, जो हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं, जो कथाएं हैं, उन्हीं की प्रस्तुति भरतनाट्यम में दी जाती है। ठीक है, महाभारत युद्ध हो गया, रामायण हो गया, या फिर भगवान शिव से संबंधित जो कथाएं हैं उनकी प्रस्तुति भरतनाट्यम के माध्यम से दी जाती है। हाथों की मुद्राओं के लिए बहुत फेमस है भरतनाट्यम। 50 मुद्राएं होती है हाथों की भरतनाट्यम में। ठीक है, भारत के सबसे पुराने क्लासिकल डांस में गिना जाता है भरतनाट्यम को। और भरत मुनि का एक ग्रंथ था नाट्य शास्त्र, इसमें भी भरतनाट्यम का उल्लेख देखने को मिलता है। भरतनाट्यम की शैली देखें ना तो 4 शैलियां होती है। एक होता है पांडन्नुलुरु, एक होता है वजुवुर, एक है कलाक्षेत्र और एक है मेलतुर। इन 4 शैलियों में से वजुवुर शैली को प्रमोट करने का श्रेय दिया जाता है किसको? कुमारी कमला को। ठीक है, तो वजुवुर शैली क्या होती है? इसमें क्या होता है, जब डांस किया जाता है ना तो आहिस्ता आहिस्ते किया जाता है, शांति से डांस करते हैं। सारी मुद्राएं बहुत ही सुंदर होती है, ग्रेसफुल होती है और जल्दबाजी नहीं की जाती, मतलब बहुत ही नरम, लचीला और आकर्षक मुद्राएं। गति जो होती है बॉडी की डांस करते वक्त वो बहुत ही धीरे होती है। तो ये एक शैली है भरतनाट्यम की वजुवुर। चारों नहीं बता रहा हूं क्योंकि फिर सेशन लंबा हो जाएगा हमारा। तो ये वजुवुर शैली को कुमारी कमला ने प्रमोट किया है, तो यहां पर हमने इनकी बात कर ली। तुर्कियों में रहे कोटिगांव और नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यहां पर बात की जा रही है, कोटिगांव और नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों ही हमको देखने को मिलेगी भारत के गोवा राज्य में। गोवा की 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी का गठन किया था जो टाइगर रिजर्व बनाए जाने के लिए। इन क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व बनाया जाना चाहिए या नहीं, काफी पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक पैनल बनाया था, एक पैनल नियुक्त किया था जो कि अपनी सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट को देगा। अब इस पैनल की सिफारिशें आ गई और इस पैनल ने, जो कि कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के संबंध में है, इस पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि इन दोनों ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर बायोस्फीयर्स रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए। और इसके अलावा गोवा में ही एक नेशनल पार्क है, भगवान महावीर नेशनल पार्क, इसे बफर जोन के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, है ना, प्रोटेक्टेड एक आउटर जोन के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर एक टाइगर रिजर्व बनाया जाना चाहिए गोवा में। यह कहा है पैनल ने सुप्रीम कोर्ट से। तो अब सुप्रीम कोर्ट इसके लिए आदेश पारित कर सकता है क्योंकि पैनल की सिफारिश आ गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इसके संबंध में आदेश दे सकता है। तो अभी ये दोनों ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुर्खियों में है, भारत के गोवा राज्य में है।
भगवान महावीर स्वामी नेशनल पार्क भी कहां पर है? गोवा में। दुग्ध सागर वाटरफॉल के लिए जाना जाता है महावीर नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व डिक्लेयर अगर हम देखें कौन करता है तो ये राज्य सरकार का काम होता है ना। राज्य सरकार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की एक धारा है 38V, इसके तहत किसी भी एरिया को वाइल्ड लाइफ किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित कर सकती है। हालांकि इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से। इसकी परमिशन के बाद ही किसी भी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया जा सकता है। तो वैसे ये जो अथॉरिटी है ना, इसके अध्यक्ष हमेशा जो भारत के इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। भारत में अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें 58 टाइगर रिजर्व है। सबसे लेटेस्ट जो बना था 2025 में ही बना है ये माधव नेशनल पार्क, जो कि भारत के शिवपुरी में स्थित है। माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के शिवपुरी में देखने को मिलता है। तो ये भारत का लेटेस्ट 58 टाइगर रिजर्व है। भारत में कितने टाइगर रिजर्व है अभी? 58। सबसे लेटेस्ट कौन सा? एमपी के शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क, जो कि अब बन गया है माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाने की प्रोसेस चल रही है। दोनों ही कहां पर है? गोवा में। चर्चा में रही उर्मिया झील किस देश में स्थित है? उर्मिया झील देखने को मिलती है ईरान में। जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसके कारण ईरान की उर्मिया झील लगातार सूखती जा रही। खारे पानी की एक झील है ईरान में, और एक बोल सकते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटलैंड है ईरान का, या फिर ये कहें कि मिडिल ईस्ट या मध्य एशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटलैंड है। धीरे धीरे सूखता जा रहा है। खारे पानी की झील है और बहुत सारी स्पीशीज का जीवन इस झील से जुड़ा हुआ है। अगर ये झील खत्म होती है तो वो स्पीशीज भी आगे चलकर खत्म हो जाएगी जो इसके आसपास रहती। तो इसीलिए ईरान चाहता है कि उर्मिया झील को प्रोटेक्ट किया जा सके, है ना। तो अभी ये अगर हम झील की हालत देखें तो देखिए 2005 तक ये झील का एरिया कितना सारा था, और अगर अभी हम देखें उर्मिया झील को तो इसका एरिया देखिए सिमट के लगभग पूरा खत्म होते जा रहा है। 2025 की ये इमेज है, आज 2015 की इमेज है, 25 की भी नहीं। ओके, लेटेस्ट इमेज तो और ज्यादा घातक हमको देखने को मिलेगी। तो ये जो उर्मिया झील है लगभग खत्म होती जा रही। तो ईरान ने इसके कंजर्वेशन के लिए अभी यहां पर एक क्लाउड सीडिंग करवाई है। मतलब क्लाउड सीडिंग समझते? ऐसे जो पानी वाले बादल होते हैं ना, जो कि वर्षा करवाने की हिम्मत रखते, करवाते नहीं है पर उनमें हो सकती है क्योंकि उसमें ना आर्द्रता है, तो उनमें कुछ केमिकल या रसायन का यूज करके आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सकती है। इसे ही कहा जाता है क्लाउड सीडिंग। इंडिया में राजस्थान में ड्रोन के माध्यम से ये एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है इसी साल। ठीक है, तो ईरान ने उर्मिया लेक को वापस पुनर्जीवित करने के लिए इस पर क्लाउड सीडिंग का सहारा लिया। इसलिए अभी उर्मिया लेक काफी सुर्खियों में रही। ईरान की लेकें और खारे पानी की झीलें। ईरान में 2 नदियां हैं, एक जरी नहा और एक है सिमी नहा। इन नदियों से पानी मिलता है ईरान की उर्मिया झील को, लेकिन क्योंकि नदियों में पानी कम होता जा रहा है तो इस झील में भी पानी कम होता जा रहा है। 90% से ज्यादा सूख चुकी है पूरी झील। आपको पता है यूनेस्को के द्वारा 1976 में इसे रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है। यूनेस्को बायोस्फीयर्स रिजर्व के रूप में यह संरक्षित है उर्मिया लेक। कहां पर? ईरान में। ठीक है, तो यहां पर 27 नवंबर के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर, रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे लास्ट डे के सेशन के। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक है 36। चर्चित हाईली गुब्बी वॉल्केनो किस देश में स्थित है? हाईली गुब्बी वॉल्केनो देखने को मिलेगा इथोपिया में। भारत ने किस देश को हराकर विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 अपने नाम किया है? विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 इंडिया ने अपने नाम किया है चाइनीज ताइपे की टीम को हराकर। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025 का क्या उद्देश्य है? क्रिएट अ सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। 53 इंटरनेशनल एमी अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया? ओरियोल प्ला को दिया गया। नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे बनाया गया है?
तो ये बनाया गया है जस्टिस विक्रम नाथ को। भारत के किस खिलाड़ी ने 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन जीता है? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे हर साल कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। चर्चित दोरजी-लुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है भूटान में। और लास्ट क्वेश्चन हमारा था मंगसिर बग्वाल उत्सव हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कहां पर? भारत के उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, तो सारे करंट अफेयर कल के सेशन के थे, रिवाइज हो गए हमारे। आंसर देख लिया हमने, अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देखते हैं। टॉर्डेसिलस की संधि किस वर्ष हुई थी? टॉर्डेसिलस की संधि हुई थी 1494 में, और यह हुई थी यूरोप के देश स्पेन और पुर्तगाल के मध्य में। ख्याल गायन शैली के प्रतिपादक पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित थे? तो ये किराना घराने से संबंधित थे। और पश्चिम बंगाल की जो बाउंड्री है 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये तीनों हमारे हो गए आंसर आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। 2027 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2027 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 का ओवरऑल कैटेगरी किस देश के फोटोग्राफर ने जीता है? ओवरऑल कैटेगरी का पुरस्कार किस देश के फोटोग्राफर ने जीता है? बोईता बंदना उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तीनों क्वेश्चन को नोट करो, पॉज करके देख लो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं। तो आपको अगर कोई भी ऐसा कुछ आपको लगता है चेंजेस किए जाने चाहिए, कुछ चीजें ऐड की जाने चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन कमेंट होंगे तो उनको मैं इंक्लूड करूंगा और यहाँ पर कल के सेशन में उनको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।